वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको सारणिक चैप्टर से रिलेटेड सारणिक के रूप एवं अवयव के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे सारणिक का रूप और अवयव के बारे में, जिसे इंग्लिश में कहते हैं शेप एंड कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसको सारणिक का जो रूप होता है वो वर्गाकार होता है। कोई भी सारणिक होगा उसका रूप जो होगा वो वर्गाकार फॉर्म में होगा। किसी सारणिक में पंक्तियों की जो संख्या, पंक्ति मतलब रो, और स्तंभों की संख्या, पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। सारणिक अगर अगर सारणिक का जो रूप होता है वो वर्गाकार होता है। वर्गाकार के फॉर्म में पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की जो संख्या होती है वो सदैव बराबर होती है। पंक्तियों को इंग्लिश में रो कहते हैं और स्तंभों को कॉलम कहते हैं। किसी सारणिक में जितनी पंक्तियां होंगी या जितने स्तंभ होते हैं, उस संख्या को सारणी का क्रम या कोटि कहते हैं। सारणी का क्रम या कोटि तभी कहेंगे जब उस सारणी में पंक्तियों की संख्या या स्तंभों की संख्या सदैव बराबर होती है। तो किसी सारणी में पंक्तियों की जो संख्या निकलेगी वो स्तंभों की संख्या के बराबर होगी और स्तंभों की जो संख्या होगी वो सारणी की कोटि के बराबर होगी। कोई भी अगर सारणिक है तो उसके पंक्तियों की संख्या जो होगी वही जो स्तंभों की संख्या, दोनों सेम होगी। तो दोनों जब सेम होंगी तो उनके सारणी की कोटि भी उतनी ही होगी जितने की पंक्तियों की संख्या होगी या स्तंभों की संख्या होगी। जैसे कि मान लीजिए ये सारणिक दिया हुआ है। सारणी का एक फॉर्म इस तरीके से होता है जिसको हम कहते हैं A1 A2 B1 B2। यहाँ पे क्या हो रहा है इस वाले में, अब इसमें क्या देखते हैं, इसमें इधर से देखते हैं, इस साइड से ऐसे होगा और ये ऐसे होगा। तो इधर वाला जो पक्ष होता है ये कहलाता है रो और ये दूसरा रो कहलाता है। तो ये वाला जो पक्ष है ये R1 हो गया और ये वाला जो पक्ष हो गया ये R2 वाला हो गया। तो ये वाला पहला क्रम जो है ये R1 है और दूसरा ये जो नीचे वाला है ये R2 है। अब कॉलम क्या होता है? कॉलम जो होता है इस फॉर्म में होता है, ये हो गया C1, ये हो गया C2। तो ये कॉलम फर्स्ट में आ रहा है, ये कॉलम 2 में आ रहा है। और जब हम हॉरिजॉन्टल बेस पे लेते हैं तो वो होता है R1 और दूसरा जब हॉरिजॉन्टल लेते हैं तो वो होता है R2। तो इसमें सारणिक इस वाले में क्या है, कॉलम कितने हैं? कॉलम है 2। कॉलम है 2, मतलब कि स्तंभों की संख्या है 2 और पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या भी 2 ही है। जब पंक्तियों की संख्या 2 है तो सारणी की जो कोटि होगी, सारणी की कोटि, तो सारणी की कोटि अपने आप 2 हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि वर्गाकार, ये सारणी का जो रूप होता है वो वर्गाकार होता है। तो जिस वर्गाकार तभी होगा जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जब बराबर होंगी, तभी उस सारणी को हम वर्गाकार के रूप में मान सकते हैं। अब बात आती है, तो जब पंक्तियों की संख्या तो हमें पता चल गई, स्तंभों की संख्या भी देख कर पता चल सकता है। तो जब दोनों की संख्या पता चल जाती है तो सारणी की कोटि हमें आसानी से निकल जाती है। लेकिन अगर हमें इसके अंदर अवयवों की संख्या निकालनी हो, तो जब अवयवों की संख्या निकालनी होती है तो उस कंडीशन में अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जब बराबर होती है तो उसको हम n से इंडिकेट करते हैं। n से इंडिकेट कर देते हैं तो इस तरीके से अवयवों की संख्या जो होती है वो n इंटू एन इज इक्वल टू एन स्क्वायर हो जाती है। तो अवयवों की संख्या जो होगी वो n स्क्वायर हो जाएगी। या आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, r इंटू सी से भी निकाल सकते हो। अवयवों की संख्या हम r इंटू सी के माध्यम से निकाल सकते हैं। लेकिन अगर दोनों की वैल्यू सेम है तब हम इसको n से इंडिकेट कर सकते हैं और इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। अब बात आती है इनके पदों की संख्या। अब पदों की संख्या कैसे निकलती है? तो पदों की संख्या का जो फॉर्मूला होता है वो NPN होता है। ये किस कंडीशन में होता है? जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जब सेम होती है
तब हम इसको NPN कह सकते हैं। NPN, इसका फॉर्मूला जो होता है n फैक्टोरियल, ये वाला जो सिंबल होता है ये, इसको हम कहते हैं फैक्टोरियल। फैक्टोरियल, इसको हम फैक्टोरियल का हम मानते हैं, इस सिंबल को हम फैक्टोरियल कहते हैं। किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना होगा तो क्या तरीका होता है, जैसे NPN का जो फॉर्मूला होता है इसको हम ऐसे कह सकते हैं n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस n, तो दोनों का ऊपर नीचे माइनस करके फैक्टोरियल करते हैं तो n फैक्टोरियल हो गया, और n में से n माइनस हुआ तो 0 फैक्टोरियल हो गया, और 0 फैक्टोरियल की जो वैल्यू होती है वो 1 होती है। तो 0 फैक्टोरियल की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, तो ये आपका 1 आया। अब इस तरीके से इसका डायरेक्ट फार्मूला अगर मैं लिखना चाहें तो NPN की जो डायरेक्ट वैल्यू होगी वो n फैक्टोरियल होगा। इस तरीके से ये निकला है। मान लेते हैं अगर किसी भी, मान लेते हैं इसमें, ये इसमें पंक्तियों की संख्या 2 है, स्तंभों की संख्या भी 2 है, तो ऐसी कंडीशन में इनके पदों की संख्या क्या निकलेगी, तो 2PN 2P2। तो इस तरीके से इनको 2 फैक्टोरियल कह सकते हैं। अब 2 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इसको एक्सपेंड करेंगे, इसको एक्सपेंड के फॉर्म में लिखेंगे 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 2 1 जा 2, तो ये इसका आंसर आया, पदों की संख्या 2 होगी। तो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है इसको हमें जो नंबर दिया होगा उसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख देंगे, जैसे 2 है तो 2 के बाद 1 आएगा, और 1 के बाद क्या आता है 0, 0 फैक्टोरियल तक लेते हैं, लेकिन हम यहाँ पे 2 इंटू 1 और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, तो 1 इंटू 1 1 होता है, और इस तरह से डायरेक्ट 2 आ जाता है। तो इस तरीके से इसकी वैल्यू ऐसे निकाली जाती है। अगर हमें n फैक्टोरियल का अगर में विस्तार में लिखना होगा तो कहाँ से शुरू करेंगे, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले डिसेंडिंग ऑर्डर n, फिर n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करते चले जाएंगे, फिर इस तरह से आएगा 3 2 1 0 फैक्टोरियल। तो कुल मिला के ऐसे आएगा, तो जब ऐसे आएगा तो डायरेक्ट इसका आंसर 1 आ जाएगा, डायरेक्ट इसका आंसर 1 आएगा। तो ये एक फार्मूला होता है, आप इससे डायरेक्ट n फैक्टोरियल कह सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए 3 फैक्टोरियल है तो इसको हम लिख सकते हैं 3 2 1 इंटू 0 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब लिखेंगे तो इनका आपस में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। तो 3 फैक्टोरियल का मतलब 3 इंटू 2, तो हम डायरेक्ट 3 इंटू 2 लिख सकते हैं, बाकी पीछे का नहीं लिया जाता है। तो डायरेक्ट के लिए हम 3 इंटू 2 कर सकते हैं। उसी तरह से 2 फैक्टोरियल का अगर हमें निकालना होगा तो 2 इंटू 1 कर देंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। बाकी जो पीछे का जो इंटू 0 फैक्टोरियल होता है, 0 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 होती है, इसलिए नहीं लिया जाता, डायरेक्ट हमने 2 का आंसर ले लिया 2। अब यहाँ पे इस तरीके से सारणिक इसमें भी दिया हुआ है। सारणिक जो दिया है A1 A2 और A3, B1 B2 B3, C1 C2 C3। अब इसमें देखिए कॉलम कितने हैं और इसमें रो कितने हैं, रो और कॉलम। देखिए किसी भी सारणी का हमें कॉलम और रो पता करना होता है, तो कॉलम जो होता है वो हमेशा वर्टिकल फॉर्म में होता है, और रो जो होता है हमेशा हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है। तो इसमें हॉरिजॉन्टल फॉर्म में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल फॉर्म आपका ये वाला हिस्सा होता है, 1 2 और 3। इस तरीके से रो की संख्या हो गई 3, और कॉलम की संख्या कितनी हो गई 1 2 और 3, ये आया, ये आया। अब यहाँ पे क्या करना है, सारणी की कोटि कितनी निकलेगी, तो जब पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या जब सेम होती है तो सारणी की जो कोटि होगी, इस वाले सारणी की जो कोटि होगी वो कितनी होगी, सारणी की कोटि, तो जब सारणी की जो कोटि होगी वो 3 ही होगी। इस तरीके से इसे कहते हैं द्वितीय कोटि की सारणी, द्वितीय कोटि, आप इसे कह सकते हैं सेकेंडरी ऑर्डर, सेकेंडरी ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकेंडरी ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, इसे कहते हैं थर्ड ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। तो कहने का मतलब है द्वितीय कोटि की सारणी की ये हो गई और तृतीय कोटि की सारणी की हो गई। जितने कॉलम होते हैं उतने ही पंक्तियों की संख्या होगी, तभी हमें पता चलेगा उस सारणी में कोटि की संख्या कितनी है, तो ये पता चलता है।
अगर हमें इसका पदों की संख्या निकालनी है तो पदों की संख्या निकालने का फॉर्मूला जो होता है तो सीधे 3pn 3pn नहीं, तो यहाँ पे अगर हमें इसके पदों की संख्या निकालनी है तो इसमें कॉलम और रो कितने हैं, तो ये ऊपर वाला दोनों का है तो इसको हम 3p3 कह सकते हैं। तो डायरेक्ट इसका आंसर 3 फैक्टोरियल कह सकते हैं। तो यह हम इसको npn का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल, तो इसको डायरेक्ट n फैक्टोरियल कह सकते हैं। कोई भी नंबर होगा तो उसका वही नंबर से फैक्टोरियल के फॉर्म में लिख लेंगे और इसको 3 इंटू 2 कर सकते हैं और इसकी वैल्यू आ गई 6। तो इनके इस तृतीय कोटि के सारणिक में पदों की जो संख्या होगी वो 6 निकलेगी। तो ये फैक्टोरियल के हिसाब से निकला हुआ है। फैक्टोरियल वाला जो चैप्टर है वो अलग अलग चैप्टर होता है, उसका रूल्स अलग है। लेकिन यहाँ पे इसमें पदों की संख्या के हिसाब से फार्मूला जो है वो फैक्टोरियल के हिसाब से है। तो यहाँ पे फैक्टोरियल के हिसाब से फार्मूले के हिसाब से ये आंसर निकला है। तो ये हो गया 6। अब बात आती है जैसे कि मान लीजिए द्वितीय कोटि के सारणी का अगर मैं विस्तार करना तो कैसे करेंगे, और तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार अगर करना होगा तो कैसे करेंगे। तो इस तरीके से निकालना है। जैसे कि मान लीजिए द्वितीय कोटि है A1 A2 B1 B2 ये दिया हुआ है। तो ये सारणिक में क्या होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस चलता है। जैसे कि मान लीजिए अगर हमें इसकी वैल्यू अगर निकालना होगा तो ये जो है ऐसे और ये ऐसे होता है, तो ये वाला टर्म्स माइनस होता है और ये माइनस। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव लेते हैं तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे A1 B2, तो A1 B2 माइनस A2 B1, अब A2 B1 ये आया। द्वितीय कोटि के सारणी का जो विस्तार होगा वो ये होगा, A1 का B2 के साथ और A2 का B1 के साथ हम मल्टीप्लाई करके दोनों को डिफरेंस कर देंगे। ये आ गया, ये हो गया विस्तार। अब तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार कैसे होता है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 ये तृतीय कोटि के सारणिक है। अब इसको हम दो तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। पहला तो हम रो के हिसाब से भी ले सकते हैं। पहले हम रो के हिसाब से लेते हैं, तो कैसे लेते हैं, इधर से लेते हैं बारी बारी से। तो इसका क्या है, प्लस माइनस प्लस। तो एक पिछली वीडियो में मैंने बताया था सारणी के प्लस माइनस का हिसाब क्या होता है। पहला प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो अल्टरनेट पॉजिटिव और निगेटिव लिया जाता है। अब यहाँ पे A1 है, A1 मान लीजिए अगर हम A1 का उप सारणिक निकालना होगा, A1 का उप सारणिक अगर निकालना होगा तो इस तरीके से निकालते हैं। अगर किसी भी अवयव का या किसी भी एलिमेंट्री का उस सारणी में किसी भी एलिमेंट्री का अगर हमें उप सारणिक निकालना है तो क्या होगा, A1 ऐसे लेंगे। तो क्या कहेंगे, A1 अगर लिया है तो ये वाली लाइन हमें छोड़नी होगी और ये वाली लाइन छोड़नी होगी, तो बाकी का जो बचता है वही उसका उप सारणिक होता है। A1 का उप सारणिक ये वाला होगा, B2 B3 C2 C3 या। अब इसके बाद नेगेटिव लेंगे B1। अब B1 का क्या मतलब, ये लाइन छूटेगी और ये लाइन छूटेगी, यानी कि उस अवयव के उस लाइन के पंक्ति और कॉलम को हटा देना होता है। तो बचता क्या, A2 अपॉन A2 और A3 और C2 और C3। फिर आपका प्लस लेना होगा, प्लस C1 लेंगे, C1 तो ये लाइन आपको छोड़ना होगा, ये लाइन छोड़नी होगी, तो आपका बचा हुआ ये हिस्सा बचा, तो C1 का उप सारणिक ये होगा। तो A2 A3 B2 B3 ये हो गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। A1 हो गया,
इसको इधर से करेंगे, ये ऐसे B2C3 माइनस B3C2 इस तरीके से निकला, माइनस B1 लिया A2C3 माइनस A3, इसको भी ऐसे A3C2 ले लिया। अब इसमें प्लस लेते हैं, प्लस C1 A2B3 माइनस A3B2 ये आएगा। तो ये जो है A1 का उप सारणिक है, ये जो है B1 का उप सारणिक है, ये जो है C1 का उप सारणिक है। अगर हमें किसी भी एलिमेंट का अगर हमें उप सारणिक निकालना होगा, जिसका पूछेगा सिर्फ उसी का निकालना है। तो ये हो गया, इस तरीके से निकाला जाता है। अब इसको दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं? दोनों तरीके से वैल्यू सेम आती है। किसी भी सारणिक में अगर हम रो के हिसाब से लेते हैं तब भी वही वैल्यू आएगी, और कॉलम के हिसाब से लेते हैं तब भी वही वैल्यू आएगी। तो अब की बार हम इस हिसाब से लेते हैं, इसको प्लस माइनस प्लस, तो दोनों साइड से, दोनों इधर से लेंगे तब भी उसकी वैल्यू वही आएगी, इधर से लेंगे तब भी उसकी वैल्यू वही आती है, मतलब वैल्यू सेम आती है। B1 C1। अब देखिए, अगर हमें A1 का चाहिए, अगर हमें इसका A1 का चाहिए तो ये लाइन छोड़ना होगा, ये लाइन छोड़ेंगे, तो बचा क्या? B2 B3 C2 C3 फिर माइनस, अब A2 लेंगे। अब हमें इसका लेना है A2 का, तो ये लाइन छोड़ना होगा और ये लाइन छोड़ना होगा, तो क्या बचा? B1 B3 C1 C3 प्लस, अगर हमें A3 का लेना होगा, A3 का, तो ये लाइन छोड़नी होगी, ये लाइन छोड़नी होगी। तो जिस अवयव का हमें लेना होता है, तो उस अवयव का हमें हमें पंक्ति गायब करनी होती है और कॉलम को गायब करना होता है। तो बाकी का जो हिस्सा होता है वो आपका उस एलिमेंट का उप सारणिक कहलाता है। तो अगर हमें A3 का लेना है तो ये हिस्सा गायब होगा, ये हिस्सा हटेगा, तो बचेगा क्या? B1 B2 C1 C2 ये बचा। अब इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं इस तरीके से, A1 B2, इसको वही तरीका है। ये अभी द्वितीय, ये है तृतीय कोटि का सारणिक, ये जो निकला है द्वितीय कोटि का सारणिक है। तो B2 का C3 हो गया, माइनस B3 का C2 हो गया, माइनस A2, तो B1 C3 B3 C1 प्लस लिया A3 B1 C2 माइनस B2 C1, ये आया B1 C2 और B2 C1 आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। आप इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू वही आएगी जो आपने इस वाले पहले आपने रो के हिसाब से लिया, अब मैंने कॉलम के हिसाब लिया, यानी कि फर्स्ट कॉलम के हिसाब से लिया, और पहले वाला जो था वो फर्स्ट रो के हिसाब से हमने उस सारणी की वैल्यू निकली थी। चाहे आप रो के हिसाब से लीजिए, चाहे आप कॉलम के हिसाब से लीजिए, आपका आंसर बिल्कुल सेम आएगा दोनों साइड से। ये हो गया। और इसी तरीके से तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार इस तरीके से होता है, द्वितीय कोटि के सारणी का विस्तार इस तरीके से होता है। तो बस आपको ये इस टाइप के सवाल अगर मिलते हैं तो आपको इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। साइन इसका पॉजिटिव और निगेटिव अल्टरनेट चलता रहता है। तो अब मान लीजिए कोई भी सारणिक है, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, इसको ऐसे लिखा है। तो उस सारणिक में कितने अवयव हैं, यानी कि अवयवों की संख्या, अगर हमें अवयवों की संख्या निकालना होता है और पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या सेम जब होता है, तो यहाँ पे रो की संख्या 3 है और कॉलम की संख्या 3 है, तो इनका डायरेक्टली अगर हमें इनके अवयवों की संख्या निकालनी होती है, R इंटू सी कर देते हैं, 3 इंटू 3, तो ये 9 हो गया। तो इनके अंदर जो अवयव हैं, इस सारणिक में जो अवयवों की संख्या है वो टोटल 9 है। तो कैसे पता चला? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसी तरह से दूसरे का देखते हैं, ऐसे A1 A2 B1 B2, तो इसमें आपके 4 हैं टोटल, इसके अवयवों की संख्या 4 है। तो पीछे मैंने फार्मूला बताया था,
चाहो तो आप इसका n स्क्वायर, अगर द्वितीय कोटि के सारणिक में है तो n की पावर 2, और तृतीय कोटि का सारणिक है तो n की पावर 3, और n कोटि का सारणिक है तो n की पावर n करके निकाल सकते हैं। तो सारणिक की संख्या कितनी भी हो सकती है, चाहे द्वितीय कोटि का सारणिक हो, तृतीय कोटि का सारणिक हो, या चतुर्थ कोटि का सारणिक हो, या इसी तरीके से n कोटि का सारणिक होगा, तब भी हम उसके अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। धन्यवाद।